अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिसबा अहमद एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के हवाले से आज हम बात करेंगे सिम्टम्स की, उसकी न्यूरोबायोलॉजी की, कॉजेज़ की। और न्यूरोबायोलॉजी में स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, दैन ग्लैंड्स पे बात करेंगे और फिर ट्रीटमेंट की बात की जाएगी। हम अपने सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। जी, तो अगर सिम्पटम्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल जिनमें एनोरेक्सिया होता है वो मुस्तकिल फ़िक्र में होते हैं अपने डाइटिंग के हवाले से, कैलोरीज इनटेक के हवाले से और वेट के हवाले से। यू कंप्लेन अबाउट बीइंग फैट। उन्हें बार बार वो यही शिकायत करते हैं कि मैं मोटा होता जा रहा हूँ। और डिनाइल ऑफ हंगर, भूख लगती है लेकिन फिर भी डिनाइल में होता है कि हमें भूख नहीं लग रही। खाना खाने से मना कर देते हैं। यू स्टिक टू अ डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज स्केड्यूल, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज भी साथ में शुरू कर देते हैं। इंसोम्निया, नींद डिस्टर्ब रहती है इन लोगों की। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन लॉस, एनोरेक्सिया होने के 6 महीने के बाद से बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। एमिनोरिया फीमेल्स के अंदर होता है और फीमेल्स में क्या होता है कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 3 मंथ तक डिले पे चला जाता है, यानी उन्हें नहीं होता। पीरियड्स जो है वो मिसिंग होते हैं। एमिनोरिया हो गया और उसके बाद अब मूड स्विंग्स रहते हैं। डेलिब्रेटली लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट। डेलिब्रेटली लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट मतलब अचानक से उनका वेट गिरता है। और अगर आप मेरी पिछले वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि एनोरेक्सिक पेशेंट्स का हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। इसके अलावा एनोरेक्सिक पेशेंट्स को डिप्रेशन और एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स में मुब्तला हो जाते हैं। मतलब कि बार बार उन्हें ख़्याल आता रहता है कि मतलब हमने ज़्यादा खा लिया है या फिर हम मोटे होते जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि बार बार अपने आप को शीशे में चेक करना, कि अपना बॉडी इमेज देखना। इनको बार बार ऑब्सेशंस आते रहते हैं इसी तरह के कि इनका वेट बढ़ रहा है और इन्होंने ज़्यादा इनटेक कर लिया है कैलोरीज़ का। तो ये उन कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लूज़ कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। कॉजेज़ ऑफ एनोरेक्सिया, टेम्परामेंटल, ऐसे इंडिविजुअल जो एनजाइटी डिसऑर्डर हो जिन्हें या फिर बचपन में उनके ऑब्सेशनल ट्रेट्स रहे हों तो उनको एनोरेक्सिया हो सकता है, या ये एक कॉज हो सकती है एनोरेक्सिया की। इन्वायरमेंटल देखें तो ऐसे कल्चर्स या ऐसी सेटिंग्स जहाँ पे थिननेस को वैल्यू किया जाता हो, जैसे कि ऑक्यूपेशंस में अगर हम देखें जहाँ पे थिननेस को इनकरेज किया जाता है, मॉडलिंग है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, एलीट एथलीट्स हो गए। तो ये वो सेटिंग्स हैं या कल्चर्स सेटिंग्स हैं या ऑक्यूपेशन है जहाँ पे थिननेस को वैल्यू किया जाता है। तो इनमें एक कॉज ये भी हो सकती है एनोरेक्सिया की। जेनेटिक फैक्टर देखें तो जो फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव होते हैं इंडिविजुअल के, जिन्हें डिसऑर्डर हो, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर उस इंडिविजुअल के किसी फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव को एनोरेक्सिया रहा हो तो उसको भी एनोरेक्सिया हो सकता है। तो ये थे हमारे कॉजेज़ ऑफ एनोरेक्सिया। और जेनेटिक फैक्टर में एक साथ ही ये चीज़ भी देखी गई है कि अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो इंडिविजुअल में डिप्रेशन या बाइपोलर के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। रिसर्चेस के मुताबिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा होने के डाइजाइगोटिक ट्विंस के मुकाबले में। एक रेंज ऑफ ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखी गई है फंक्शनल इमेजिनिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, जिसमें हमारे पास fMRI और PET आ जाते हैं। The degree to which these findings reflect changes associated with malnutrition versus primary abnormalities तो इस डिसऑर्डर के हवाले से अनक्लियर हैं। अब हम न्यूरोबायोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास एमिग्डाला, सिंजुलेट कॉर्टेक्स, मीडियल ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, इंजुला और स्ट्रेटम है। एमिग्डाला की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, सिंजुलेट कॉर्टेक्स की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। मीडियल ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, इंजुला और स्ट्रेटम की जो एक्टिविटी है वो ऑल्टर हो जाती है। एमिग्डाला हमारे पास क्या करता है, एमिग्डाला की एक्टिविटी इंक्रीज़ और सिंजुलेट कॉर्टेक्स की एक्टिविटी डिक्रीज़ होने की वजह से फोबिक एंग्जाइटी पैदा होती है, बॉडी में डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं हम।
इसके बाद अगर हम मीडियल ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स को देखें तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है और इसका कनेक्शन होता है लिम्बिक सिस्टम के साथ भी और सेंसरी एरियाज़ के साथ भी। ये हमारे ऑर्बिट्स के ऊपर यानी आई सॉकेट्स के ऊपर होता है और इसकी डैमेज होने की वजह से हमारे अंदर इम्पल्सिविटी आना शुरू हो जाती है, पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। और ये एंग्जाइटी अगर हम फिज़िकली देखें तो हमारी हथेलियों में पसीना आना शुरू हो जाता है। इंजुला अगर डैमेज हो जाए तो एबनॉर्मल डिसीजन मेकिंग होती है, रिस्की जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं। स्ट्रेटम का भी काम यही होता है कि वो हमें मोटिवेट करता है, हमारे एक्शंस को प्लान करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रीइंफोर्स करता है, रिवॉर्ड परसेप्शन हमारी रेगुलेट करता है और मोटर और एक्शन प्लानिंग को देखता है। तो इसके भी डैमेज हो जाने की वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत पुअर हो जाती है। दो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं एनोरेक्सिया में, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन हो जाए तो अगर डोपामीन के ओवर प्रोडक्शन हो जाए, एंग्जाइटी, हार्म अवॉइडेंस, हाइपर एक्टिविटी और प्लेजरेबल थिंग्स के बगैर ही चलते रहना, जैसे कि फूड के बगैर ही गुजारा करना की एबिलिटी आ जाती है। सेरोटोनिन की अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए जिसमें 5-HT सेरोटोनिन है तो तमाम बिहेवियर जैसे कि एक्सट्रीम डाइटिंग, वेट लॉस, हाइपर एक्टिविटी, डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी, सेल्फ कंट्रोल, एनोरेक्सिया नर्वोसा एडोलसेंस में भी और एडल्टहुड में भी कुछ हार्मोनल चेंजेस लेके आता है जो कि मेलन्यूट्रिशन और सेल्फ स्टार्वेशन की वजह से होता है। इसके अंदर सेक्सुअल और थायराइड हार्मोन्स की कंसंट्रेशन फॉल होती है, ऑक्सीटोसिन की सिक्रेशन डिसरेगुलेट हो जाती है, एस्ट्रेडियोल या फिर एस्ट्रोजन जो है उसका लो लेवल होता है, टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी लो हो जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल लो हो जाता है, LH और FSH हार्मोन का भी लेवल लो हो जाता है दिन में भी और रात में भी। मतलब पूरे दिन रात में हमारा ल्यूटनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन जो है उसका लेवल लो रहता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया होता है जिसमें हमारे पास मेटाबॉलिज्म, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी ये सारी चीज़ें जो है इंटरप्ट कर जाती हैं। ग्लैंड्स के ऊपर बात करें तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमारे पास हाइपोथैलेमस आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गॉनेड्स और बोन्स की फंक्शनिंग इन्वॉल्व होती है। एनोरेक्सिया के साथ कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स जो हैं डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर है, यानी कि एनोरेक्सिया के साथ हमें इनमें से भी कोई हो सकता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। एनोरेक्सिया के ट्रीटमेंट में हमारे पास साइकोथेरेपीज़ हैं, मेडिकेशंस, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, ग्रुप और फैमिली थेरेपी, हॉस्पिटलाइजेशन हैं। साइकोथेरेपीज़ हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT जो कि बेस्ट थेरेपी है, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी DBT, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT, मेडिकेशन में एंटीडिप्रेसेंट्स जैसे कि फ्लॉक्सिटीन और जिसे प्रोजेक्ट भी कहा जाता है दी जाती है, लेकिन ये अकेले में नहीं दी जाती, इसके साथ साथ थेरेपी का होना ज़रूरी है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग होती है जिसके थ्रू डाइट बैलेंस की जाती है, ग्रुप और फैमिली थेरेपी ताकि सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, हॉस्पिटलाइजेशन अगर सिवियर कंडीशन हो जाती है तो सिवियर कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन भी की जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।